नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और एक इम्पोर्टेंट खबर ये कि सरकार ने 7 एग्री वायदा बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अभी ये बैन 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। सेबी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और क्या है कारण जो सरकार एक के बाद एक इस बैन की मियाद बढ़ा रही है और बैन खोलने का नाम नहीं ले रही है? सरकार को किस बात की चिंता है, क्योंकि इससे ना ही तो किसानों को फायदा हो रहा है और ना ही बाजार को। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन, वहीं प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर किशोर नारने का क्या कहना है। मुझे लगता है दिसंबर 2021 से जो बैन चल रहा है ये निरंतर बढ़कर आ रहा है और इस साल में ये 1 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ, फिर 2 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ और ये साल भर के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो अब जो आशाएं थी कि शायद ये बैन खुल सकता है, वो आशाएं बिल्कुल परास्त हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले समय में भी आने की कोई संभावना है, क्योंकि चना अगर हम देखते हैं तो एमएसपी के नीचे है। हम पल्सेस से कोई भी आइटम देख लीजिए आप, मैक्सिमम एमएसपी के नीचे है। सरसों भी रीजनेबल रेट पर है, सोयाबीन तो बहुत ज्यादा एमएसपी के नीचे है और एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है जहां पर वो अपनी पोजीशन हेज कर सके या एक बेंचमार्क के तौर पर किसी को भाव को देख सके। तो मुझे लगता है थोड़ा सा दुखद है ये जो एक्सटेंशन हुआ है, बट खैर गवर्नमेंट ने कुछ अगर किया होगा तो सोच समझ कर ही किया होगा। शायद महंगाई का उनपे अभी भी डर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने के बावजूद उन्हें लग रहा है कि शायद ये कुछ समय के लिए बैन रखे और महंगाई कंट्रोल करने का ये एकमात्र टूल उन्हें नजर आ रहा है। आई थिंक ओवरऑल कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट अभी जो फिलहाल के लिए जो चल रहा है, विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, स्पेशली एनर्जी विच इज लीडिंग द पैक एंड खास करके बिकॉज नॉन डिलीवरेबल है और नॉन प्राइस डिस्कवरी। इंडिया का कुछ खास इसमें रोल नहीं है जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी है। आई थिंक हम एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिसी बॉडी और एवरीथिंग कि वी आर नॉट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एटलीस्ट कि हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि मार्केट किस दिशा में चल सकता है। तो थोड़ा आई थिंक उसके लिए एक ब्रॉड पॉलिसी बनना बाकी है। मैं शायद आई थिंक रादर देन रेगुलेटर, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली आपको ब्रॉड एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है कि कैसे ओवरऑल एग्रीकल्चरल पॉलिसी का प्राइस रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ओवरऑल इस मार्केट को कैसे डेवलप करना चाहिए, उसमें जो वायदा बाजार का क्या रोल होगा एंड उस जो रोल के अंतर्गत जो उसका कायदा कानून और जो वो बना के उसको अगर चलाए हैं तो एक ब्रॉड पॉलिसी अगर इन प्लेस रहे तो इसको बेटर कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलेटर्स भी चला सकते हैं। सिराज हुसैन भी हमारे साथ बने हुए। सिराज जी, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? एक के बाद एक मियाद इसकी लगातार बढ़ाई जा रही है। जब एंटिसिपेट ये किया जा रहा था शायद ये बैन हटता हुआ दिखाई देगा, तब सीधे 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो जैसे आप सुन भी रहे थे बाकी एक्सपर्ट्स को कि अब ये एकदम से बैन हटेगा, इसकी संभावना तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। आपके हिसाब से इस बैन को एक्सटेंड करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है पिछले कई सालों से कि ये जो फ्यूचर कमोडिटीज की ट्रेडिंग पर सस्पेंशन हो रहा है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या नजरिया है। तो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो एक तरह से कयास आ रही है। मैं समझता हूँ इसके 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है शायद गवर्नमेंट उसको बेहतर तरीके से देख रही है। उनके पास जो इंफॉर्मेशन होगी, मुख्तलिफ कंट्रीज के सैटेलाइट्स का जो डेटा होगा, उससे उनको शायद ये लगता होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर को शॉर्ट टर्म में कोई रिस्क है और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी एक वजह ये हो सकती है, और ये बिल्कुल मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे पास कोई इसको सपोर्ट करने का डेटा नहीं है, वो ये है कि जो यूएस के साथ ट्रेड निगोशिएशंस हो रहे हैं, टैरिफ निगोशिएशंस, तो वो प्रेशराइज कर रहे होंगे कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे आप टैरिफ कम करिए। तो गवर्नमेंट उनको ये शायद बताना चाहती होगी कि देखिए, हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए हैं तो यहां तक जा रहे हैं कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग को बैन कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा टैरिफ कम नहीं कर सकते। अच्छा सिराज जी, एक चीज बताइए, ठीक है आपने अपना पॉइंट रखा, हम बाकी एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को भी ध्यान में रखते हुए शायद ये डिसीजन एक्सटेंड किया गया हो, ऐसा कुछ लोगों का ये भी मानना है। बट क्या आपको लगता है कि अगर वायदा में रहने से प्राइसेस कमोडिटीज के अफेक्ट होते हैं? क्योंकि एज पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंडिंग, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग,
अगर फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, वायदा में कारोबार होता है, तो एक स्पॉट मार्केट में प्राइस अफेक्ट होने से ज्यादा शायद एक इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं प्राइसेस को लेकर, उसकी इंडिकेशन ज्यादा मिलती है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जितनी स्टडीज गुज़िश्ता 4 सालों में हुई हैं, एकेडमिक स्टडीज, उसमें हमने भी एक स्टडी एक ईयर से पब्लिश करी थी। तो उन स्टडीज में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन इन्फ्लेशन और फ्यूचर ट्रेडिंग का नहीं निकला। जो अभिजीत सेन कमेटी यूपीए गवर्नमेंट ने बनाई थी, उस कमेटी ने भी कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं दी कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जब बैन हट जाता है तो भी प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। बहुत सी कमोडिटीज ऐसी हैं कि वो बैन में नहीं है फिर भी प्राइसेस बढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए कोई एकेडमिक रिसर्च से तो ये जो फैसला है गवर्नमेंट का, ये सपोर्ट नहीं होता है। पहले भी हमने ये कहा था, ये लिखा भी था कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पास सरप्लसेस नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो नीति आयोग से कह के एक अच्छी स्टडी इसको कराएं और फिर इस पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। क्योंकि देखिए, इसका नतीजा ये होगा कि जो फ्यूचर कमोडिटीज के एक्सचेंजेस हैं, वो बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। अच्छा सिराज जी, एक चीज बताइए। अच्छा, अगर हम प्राइसेस की बात करें, पल्सेस एमएसपी के नीचे हैं, किसानों को कोई बहुत फायदा मिला नहीं है। इस कदम से अगर हम किसानों के पर्सपेक्टिव से देखें, वीट में कंफर्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइस के बफर स्टॉक के डाटा देखें, सोयाबीन के प्राइसेस देखें, इस तरीके के डिसीजंस अगर हम किसानों के पर्सपेक्टिव से देखें, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्योरली मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिसअपॉइंट वाली खबर है। हमने लगातार देखा है कमोडिटीज फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स कम होते हुए, पार्टिसिपेशन कम होते हुए। तो कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को आप इन दोनों पर्सपेक्टिव से? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि किसानों को कई फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। हमने पिछले साल भी देखा था कि मस्टर्ड में पिछले साल किसानों ने हायर प्राइसेस की उम्मीद में अपना एरिया बढ़ाया था, मगर जब फसल आई मस्टर्ड की तो वो दाम नीचे चले गए। हालांकि आप ट्रेड से बात करें तो ट्रेड ये कहती है कि मस्टर्ड का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिया इतना बड़ा एडिबल ऑयल का इंपोर्टर है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद ट्रेड किसानों को एक वाजिब दाम एमएसपी के जरिए दिलाने में नाकामयाब रही पिछले साल मस्टर्ड में। उसका नतीजा ये हुआ कि इस साल मस्टर्ड का एरिया घट गया और सोयाबीन के किसान तो बहुत दिक्कत में हैं। आप देखिए कि उनको एमएसपी से तकरीबन 1000 रुपए कम मिल रहे हैं। तो ये जो फैसला है, जाहिर है कि ये अब इसके पीछे क्या वजूहत है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये इतना बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने फैसलों के जस्टिफिकेशन में कोई एकेडमिक स्टडी, रिसर्च स्टडी वगैरह देश के सामने रखेंगे। अच्छा सिराज जी, अब ठीक है, अब इस तरीके के बैन जब लगते हैं तो इमर्जिंग ट्रेंड्स के लिए हमें फिर बाहर के एक्सचेंजेस को फॉलो करना पड़ता है। फिर जब यूएस हो, यूके हो, चाइना हो, कि प्राइस डायरेक्शन क्या रह सकती है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या इंडिया में भी मोर कॉन्क्रीट पॉलिसीज पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है अगर हम कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करें तो? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, इंडिया के जो एडिबल ऑयल के इंपोर्टर्स हैं, वो मलेशियन एक्सचेंज में अपनी हेजिंग करते हैं। पीछे साल पहले काफी नुकसान भी उनको हुआ। तो ये तो एक अजीबोगरीब बात है कि हम इतने बड़े इंपोर्टर हैं एडिबल ऑयल की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा या प्राइसेस पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग उसकी इजाजत दे देंगे। और मुझे लगता है कि वो इजाजत दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब ये तो गवर्नमेंट के ही कोई रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? डेफिनेटली एक सेटबैक के तौर पर देखेंगे? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल काफी उम्मीद थी इस बार गवर्नमेंट से कि जो फ्यूचर्स कमोडिटी के ट्रेड पे जो बैन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था 31 मार्च तक, वो इस बार लिफ्ट होने की संभावनाएं थी, क्योंकि जो प्राइजेस है कमोडिटी के वो जैसा कि सिराज जी और पहले जो पुराने जो कोलीग्स है वो भी बता रहे थे कि काफी सारी कमोडिटी के जो प्राइजेस है वो एमएसपी के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा दीपाली जी कि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ट्रेड इन इंडिया भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, विजन है, वो तभी फुलफिल होगा कि जो भी चीज हम यहाँ बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हेजिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को और जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है उनको मिले। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को बिल्कुल एक पॉलिसी के
लिहाज से जो है देखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जिस तरह से हम अगर करेंसी डेरिवेटिव्स की बात करें तो वहां भी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है कि रिटेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको निकाला है और जिनका एक्चुअल वहां पे जो है एक्सपोजर है उनको अलाउ किया है हेज के लिए। तो सेम उसी लाइन पे यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए भी कोई जो है पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है। उससे सीधे तौर पे यहाँ पे ना सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि फार्मर्स को भी जो एफपीओ के थ्रू यहाँ मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और एक वैल्यू चेन को जो रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इतनी अनसर्टेनिटी है, तो उसको देखते हुए एक जो है हेजिंग के लिए मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी के स्तर से इस पे जो है एक बार विचार करने की जरूरत है। और वैसे भी मनोज जी, जैसे मैं सिराज जी से भी पूछ रही थी, अगर हम पार्टिसिपेशन देखें, वॉल्यूम्स देखें, तो किस तरीके का डिक्लाइन देखने को मिला है और कितना ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डालेगा फर्दर इस तरीके का डिसीजन पार्टिसिपेशन पर, वॉल्यूम्स पर? देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटीज जो ट्रेड के लिए अवेलेबल है वो पहले ही काफी कम है अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करें तो। दूसरा, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है, वॉल्यूम्स है, वो लगातार डे बाय डे जो है कम हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन यहाँ पे लगातार लोगों का कम हो रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि कब कौन सी कमोडिटी के ऊपर बैन आ सकता है। तो निश्चित रूप में यहाँ जो बैन एक्सटेंड हुआ है तो उसका असर जो है वो पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम्स के ऊपर बिल्कुल देखने को मिलेगा। और हम देख भी रहे हैं कि जो एग्री कमोडिटी की सबसे बड़ी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स, वहां पे वॉल्यूम्स जो है वो लगातार श्रिंक होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि सिराज जी बता भी रहे थे कि जो एक्सचेंजेस है वो बंद होने की कगार पे, तो हम देख रहे हैं काफी सारे जो मेंबर्स है वो लगातार यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका असर जो है देखने को मिलेगा वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन के। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन सिराज जी आपसे, जैसे हम आपसे बात भी कर रहे थे कि शायद पॉलिसीज पर काम करने की जरूरत है, क्या आपको लगता है कि बाकी एसेट क्लासेस की तरह ही कमोडिटीज में भारत में कुछ कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं, फिर चाहे वो टाइटर सर्विलेंस हो, मार्जिन चेंजेस को इंश्योर करना हो, नैरो सर्किट ब्रेकर्स लगाने हो, मतलब इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है इस मार्केट को कि तमाम एफपीओज हो, फार्मर्स हो, ट्रेडर्स हो, प्रोसेसर्स हो, कॉर्पोरेट्स ही क्यों ना हो, वो एक रिस्क भी मैनेज कर सके, एक इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सके और एक बेटर वे में मैनेजमेंट हो सके इस पूरे सिनेरियो का? जी, हम समझते हैं कि जो हमारे रेगुलेटर हैं सेबी, उनके पास बहुत एक्सपर्टीज है। स्टॉक मार्केट को वो काफी अच्छी तरह से रेगुलेट करते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी शिकायतें हुई कि उनके रेगुलेशन में कुछ कमियां रही, लेकिन फिर भी ऑन द होल हम कह सकते हैं कि सेबी ने अच्छा रेगुलेट किया है इंडियन मार्केट्स को, तो वो कमोडिटीज मार्केट को भी रेगुलेट अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, जैसा कि पहले कही गई है बात, कि नीति आयोग के जरिए या किसी और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए गवर्नमेंट को एक डिटेल्ड स्टडी करा के एक पॉलिसी बतानी चाहिए कि अगले 10 साल के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सिराज जी आने के लिए शो में और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो एक डिसीजन जहां एक्सपेक्टेशंस, एंटिसिपेशन ये थी कि शायद बैन हटता हुआ दिखाई देगा, वो 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 7 एग्री कमोडिटीज पर। शुक्रिया सिराज जी आपका। रुकने एक ब्रेक के लिए। मनोज कुमार जैन, नवीन दमानी हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। मनोज कुमार जैन, नवनीत दमानी हमारे साथ बने हुए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। मनोज जी बताइए, पहले तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से रहेंगे? दीपाली जी, यहाँ पे हम बेस मेटल्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं और जिंक में एक अच्छी करेक्शन के बाद हमने निचले स्तरों से रिकवरी बनते हुए देखी है। अप्रैल वायदा में 277 के स्तर पर यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 274 का एक स्टॉप लॉस रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 282 के रहेंगे। वहीं एग्री पैक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरा में एक ब्रेकआउट के बाद आज भी अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। तो जीरा के अप्रैल वायदा में 22,100 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। थोड़ा डीप आए तो वहां पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस एक यहाँ पे 21,770 का लगाएं और लक्ष्य ऊपर में 22,850 तक के रहेंगे। नवनीत, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? दीपाली जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने गोल्ड में एक उठापटक का माहौल देखा और ये लास्ट 2 दिन में जो करेक्शन आया, ऐसा लग रहा है वापस एक रिबाउंड के लिए गोल्ड प्रिपेयर हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर 200 रुपए करेक्ट होता है, यानी 87,500 के आसपास मिलता है, तो बाय की रणनीति बनानी चाहिए। 87,200 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और वापस हमको 88,200 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं।
साथ ही साथ हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं, एक अच्छे करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन के बाद वापस रिबाउंड होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर करेक्शन आता है 5950 के आसपास तो बाय किया जा सकता है। 5870 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 6050 तक के टारगेट आपको अपसाइड में देखने मिल सकता है। ओके अच्छा, यहाँ से गोल्ड सिल्वर दोनों को लेकर नवनीत आपका आउटलुक क्या है? अगर हम स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, गोल्ड पर आपने खरीदारी की सलाह जरूर दी है, लेकिन सिल्वर पर भी राय चाहिए और यहाँ से थोड़ा सा आउटलुक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चाहिए। कैसे देखते हैं आप नई पोजीशंस के हिसाब से? अभी कॉन्फिडेंस पूरा आ चुका है खरीदने का, स्लोली लेना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू के साथ? क्या व्यू है एग्जैक्टली? वेल, गोल्ड में बायस थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, बट मीडियम टर्म की अवधि में अगर बाय करने की रणनीति रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वेट बाय करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा मोटा पुल बैक ही हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुल बैक के बाद फिर से गोल्ड एक करेक्टिव मोड में जा सकता है और इवेंचुअली मुझे लगता है कि करीब करीब $100 का करेक्शन यानी 2500 से 3000 पॉइंट की मंदी आपको गोल्ड में देखने मिल सकती है। तो 88,000 के आसपास मिले तो आप सेल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और इवेंचुअली आपको एक रीजनेबल करेक्शन के लिए प्रिपेयर होता हुआ गोल्ड नजर आएगा। हालांकि अगर सिल्वर की बात किया जाए तो सिल्वर में करीब करीब 4-4.5 पॉइंट का करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाई में लगभग 1,02,000 का भाव देखा था और उसके बाद करेक्ट होके 98,000 के नीचे आ चुका है सिल्वर। मुझे लगता है सिल्वर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस के अंदर घुस चुका है और जहाँ पे हर डिप पे, मेगा डिप पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी से बनाना चाहिए। 87,000 एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा आपको एंटर करने के लिए। इवेंचुअली आपको 1,02,000 1,05,000 तक के स्तर अगले 1 महीने के अंदर देखने मिल सकते हैं एंड अगले 1 से 2 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव में 1,10,000 के ऊपर के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। अच्छा मनोज जी, आपका कन्विक्शन सोने चांदी में से दोनों में से किस पर ज्यादा है? आपको भी लगता है गोल्ड करेक्ट हो सकता है थोड़ा सा? बिल्कुल, यहाँ पे गोल्ड में एक अच्छी रैली के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे थोड़े रेजिस्टेंस जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोल्ड में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन रह सकता है, हालांकि लंबी अवधि का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अगर बात करें तो सोने में यहाँ पे अभी थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लगता है। यहाँ पे सोना हमारा मानना है कि 86,000 से 85,500 तक एक बार करेक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, तो निचले स्तरों पर बाइंग करना चाहिए, अभी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम इंडस्ट्रियल मेटल्स में बढ़त देख रहे हैं तो उसका सपोर्ट बिल्कुल चांदी में देखने को मिल रहा है और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो भी सिल्वर के फेवर में नजर आता है। तो चांदी में यहाँ पे 97,000 96,600 के रेंज में एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर बात करें तो। और स्टॉप लॉस यहाँ पे 94,000 के आसपास के रखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 1,04,000 तक जो है चांदी दिखा सकती है। लंबी अवधि में यहाँ पे 1,20,000 साल के आखिर तक अभी भी जो लक्ष्य हमने तय किए थे उस पर हम इंटेक्ट है। तो वर्तमान में यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में से चांदी यहाँ पे ज्यादा बेहतर नजर आती है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से। अच्छा, अगर पूरे ही बेस मेटल पैक को देखें नवनीत, तो कॉपर ने तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, वाईटीडी रिटर्न स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बाकी बेस मेटल्स उतना नहीं चले हैं। अगर कॉपर और जिंक इन दोनों में से कोई पिक करना हो प्राइस कंफर्ट के हिसाब से, तो आपकी राय क्या है? वेल, दोनों ही कमोडिटी अच्छी लग रही है। कॉपर में हम एक रीजनेबल बाउंस बैक ऑलरेडी देख चुके हैं और $9,900 के आसपास इंटरनेशनली मार्केट ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से जो कॉपर की तेजी थोड़ी सी कंसोलिडेट या थोड़ी सी रुक रुक के चलती हुई नजर आएगी। बट जिंक कंपैरेटिवली उसके फंडामेंटल लास्ट 1-2 हफ्ते में ड्रेस्टिकली चेंज हुए। आप अगर कैश टू 3 मंथ स्प्रेड देखेंगे तो उसमें भी इंक्रीमेंटली एक बैकवर्डेशन का माहौल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैंसल वारंट जो ये इंडिकेट करते हैं कि एलएमई की इन्वेंट्री किस तरह से बढ़ेगी या घटेगी, वो भी करीब करीब 62% के आसपास है, यानी इन्वेंट्री काफी शैलो हो गई है। तो मेरे हिसाब से लास्ट 2 हफ्ते में जो फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज हुए हैं जिंक में, वो कहीं ना कहीं प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। बट इवेंचुअली अगले 1 से 2 हफ्ते के हिसाब से अगर आपको कोई बाय करना है तो जिंक एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। मेरे हिसाब से $3,000-3,050 के ऊपर आपको जिंक के दाम देखने मिल सकते हैं और एमसीएक्स टर्म्स में बात करूं तो 275 के नीचे जहां पे मिले बाय किया जा सकता है। आपको 285-290 तक के भी लेवल देखने मिल सकता है। ओके, तो ये आउटलुक रहा आपके लिए जिंक पर 276 पर ट्रेड करते हुए आधा पौने % की बढ़त देखने को मिल रही है। कॉपर ने तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई ही है। अच्छा, एल्यूमिनियम पर आपकी राय क्या है मनोज जी? एल्यूमिनियम में भी अगर हम देखें तो एक अच्छी बढ़त के बाद एक यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के बार बार बातें की जा रही है तो उसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 250 टू 250 के रेंजेस में अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो फिर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एक बेहतर लेवल होंगे। तो थोड़ा यहाँ पे डिप का वेट करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जिंक जो है वो बेहतर लगता है बेस मेटल पैक। ओके, तो पूरे बेस मेटल पैक में जिंक बेहतर दिखाई दे रहा है, ये राय है
मनोज जी की तरफ से। अच्छा, अगर एग्री कमोडिटी बास्केट की बात करें तो यहाँ पर हमने पूरे ही स्पाइसेस के पैक में काफी एक्शन आते हुए देखा है, लेकिन एक क्विक कमेंट टर्मरिक पर ले लेते हैं, जहां पर रिसेंटली हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे, फिर थोड़ा सा रुके भी। क्या रहा है मनोज जी टर्मरिक पर यहाँ से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे निचले स्तरों से हमने लगभग 20% की बढ़त जो है देखी आते हुए इस महीने में, और ऊपरी लेवल्स पे कल थोड़ी मुनाफा वसूली थी, आज निचले स्तरों से फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि एक दायरा रह सकता है टर्मरिक में 12,800 से 13,750 का, तो एक दायरे में कमोडिटी कारोबार कर सकती है। ऊपरी लेवल्स पे 13,500 से 13,700 की रेंज में भाव मिलते हैं, तो वहां लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई टर्मरिक के 1.5% ऊपर प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड। चलिए, शुक्रिया मनोज जी और रवनीत, आप दोनों का ही आने के लिए, शो में तमाम ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।